हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी की बुक 1 का चैप्टर 3, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, तो इस चैप्टर में थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं ये सारी पॉपुलेशन ग्रुप्स में कैसे रहती है। हमें अभी तक ये भी पता चल गया कि इंसान सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट होता है। जैसे रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपकी फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपका स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इस चैप्टर में हम मेनली 3 ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे: कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली। कि कैसे हम इन सोशल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनते हैं और कैसे हमारा ये रिलेशनशिप इवॉल्व होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कास्ट की, कि ये कास्ट है क्या और कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया। तो अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं, ये आपको मेनली इंडिया में ही देखने को मिलेगा और उसमें भी हिंदुइज्म में, बट ये बाकी रिलीजन में भी कई बार देखने को मिल जाता है। कास्ट वर्ड जो है वो पोर्तुगीज वर्ड कास्ता से लिया गया है, जिसका लिटरल मतलब होता है प्योर ब्रीड, यानी बिना मिलावट की। और इस कास्ट सिस्टम में हम लोगों को वर्ण और जाति में डिवाइड करते हैं। वर्ण का लिटरल मतलब होता है कलर, जिसमें हमने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, क्योंकि वो भगवान के दूत हैं और जरिया हैं उनसे बात करने का। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय और योद्धा, तीसरे पे वैश्य यानी बिजनेसमैन, और चौथे पे शूद्र, जिन्हें इन बाकी 3 वर्ण के लोगों के लिए काम करने के लिए रखा गया था। इसके अलावा एक 5वीं कैटेगरी भी थी, जिसे एक्चुअल में 5वीं कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया, और ये थे आउटकास्ट, जिन्हें सबसे नीचे माना जाता था। जाति का कॉन्सेप्ट तब आया जब ब्राह्मण कुछ लोगों को किसी वर्ण में नहीं डाल पाए। तो जाति में हम बात करते हैं काम के बेसिस पे ग्रुप बनाने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनार, उनकी एक अलग जाति बना दी गई। तो जहाँ वर्ण बड़ी कैटेगरी थी ऑल ओवर इंडिया में, जाति रीजन और काम के हिसाब से छोटी सब कैटेगरी थी। जाति के अंदर हमें हजारों टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया में एक कास्ट सिस्टम हमेशा से सेम नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता आया है। पहले वैदिक पीरियड में ये कास्ट सिस्टम फिक्स नहीं था, यानी लोग एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूव कर सकते थे। बट पोस्ट वैदिक पीरियड ये कास्ट सिस्टम फिक्स कर दिया गया। अब देखते हैं कि कास्ट सिस्टम के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। पहला, कास्ट जन्म से ही डिसाइड हो जाती है और पूरी लाइफ चेंज नहीं होती। दूसरा, मैरिज के लिए एंडोगेमस सिस्टम फॉलो होता है, यानी अपनी कास्ट में शादी, बनियों की बनियों में, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों में। तीसरा, खाने पीने के भी इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि क्या खाना है और किसके साथ शेयर करना है। चौथा, कास्ट सिस्टम हमेशा हायरार्की के थ्रू फॉलो किया जाता है, जिसमें कुछ हाई कास्ट होती हैं और कुछ लो कास्ट। पांचवा, कास्ट में भी हमें सब कास्ट देखने को मिलती हैं, जिसे सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और छठा, कास्ट को ओरिजिनली ऑक्यूपेशन यानी काम के हिसाब से बनाया गया था। तो एक इंसान जो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है, उसे वही काम करना होगा पूरी लाइफ। तो इस कास्ट सिस्टम में 2 प्रिंसिपल्स मेनली फॉलो होते हैं। पहला, डिफरेंस एंड सेपरेशन का, यानी हर कास्ट एक दूसरे से अलग है और इसीलिए हर कास्ट के बीच में सेपरेशन होगा। इसीलिए हमें सेम कास्ट में शादी देखने को नहीं मिलती, खाना शेयर करने को नहीं मिलता। इसके अलावा कास्ट में ये भी देखा जाता है कि ये सारी कास्ट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और अकेले सस्टेन नहीं कर सकती। यानी ये 4 कास्ट गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं और चारों का साथ में होना ज़रूरी है। बिना किसी भी एक पहिए के ये गाड़ी नहीं चल सकती। और बेसिकली ये कास्ट सिस्टम प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कास्ट जो ज़्यादा प्योर हैं उनका हाई स्टेटस है और कास्ट जो ज़्यादा पॉल्यूटेड है उनका लो स्टेटस। और फाइनली, क्योंकि कास्ट सिस्टम लाइफ में कभी चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए ये नॉन कंपीटिंग था, यानी लोग जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे। टाइम टू टाइम हम कास्ट सिस्टम को अलग एंगल से देखते आए हैं। एंशियंट कास्ट सिस्टम के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते,
क्योंकि वो बहुत पहले हुआ था। बट ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कास्ट सिस्टम कैसा था और क्या इसमें चेंजेस आए, उनके बारे में हमें ज़्यादा पता है। तो अब उसे देखते हैं। आज के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी हद तक कॉलोनियलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कास्ट सिस्टम देखा तो उन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड थी। तो इसे बेहतर समझने के लिए उन्होंने सर्वेस किए, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ताकि इस कास्ट सिस्टम को अच्छे से समझ पाएं और उसे यूज़ कर पाएं लोगों को बेटर तरीके से रूल करने में। 1901 में हर्बर्ट रिजली ने सेंसस में खास ध्यान दिया लोगों की कास्ट और हायरार्की पे। इस कास्ट सिस्टम को इवन उन्होंने लैंड सिस्टम में भी यूज़ किया। जो हाई कास्ट के लोग थे उन्हें ज़मीनें दी जाती थीं और लोअर कास्ट वाले पिसते रहते थे। बट जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की तब अंग्रेज़ों ने ऑप्रेस्ड क्लासेस के बारे में भी सोचा, और तब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल ट्रीटमेंट और बेनिफिट्स मिले। तो ऐसे कॉलोनियलिज्म हमारे कास्ट सिस्टम में बड़े चेंजेस लेके आया। आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे कई लोगों ने इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। इसमें हाई कास्ट के लोग भी शामिल थे जो मानते थे कि ये कास्ट सिस्टम गलत है, और लो कास्ट के लोग भी थे जो बराबरी के हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इनमें कुछ पॉपुलर लीडर्स थे जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर वेस्ट में, और अय्यनकरी, श्री नारायण गुरु, ज्योतिदास और पेरियार साउथ में। इवन कांग्रेस का ये मेन एजेंडा बन गया आज़ादी की लड़ाई का, और महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट देश भर में प्रोटेस्ट करना शुरू किया और जगह जगह एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स चलाए। आज़ादी के बाद नई सरकार ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया, पर वो एकदम से हर एस्पेक्ट में उनकी मदद नहीं कर पाए। जैसे इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारा देश खुद नया नया आज़ाद हुआ था और हमारे पास खुद पैसे नहीं थे। प्लस लोगों के दिमाग में जो सदियों से कास्ट सिस्टम बसा हुआ था उसे भी टाइम लगा जाने में। बट इवेंचुअली जब शहर बढ़ने शुरू हुए तब लोग बिना कास्ट को ध्यान में रखते हुए एक साथ काम करने लगे। लोगों को कास्ट की बेसिस पे नहीं बल्कि उनकी एजुकेशन और स्किल्स के हिसाब से काम मिलने लगा। लेकिन फिर भी इंटरकास्ट मैरिजेस रेयर ही देखने को मिलती थी। इवन 1980 में इंडियन पॉलिटिक्स ने एक नया टर्न लिया जब कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे पार्टीज बनने लगी, जहां कास्ट और रिलीजन के हिसाब से उस एरिया के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता था। एंड अगेन, जब भी सोसाइटी में चेंजेस आए, सोशियोलॉजिस्ट ने कोशिश की उन चेंजेस को समझने की एंड नई टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स बनाए। इसमें पहली टर्म जो आई वो थी सांस्कृटाइजेशन, यानी जब एक लो कास्ट का व्यक्ति अपने रिचुअल्स और बिलीव्स को छोड़ के एक हाई कास्ट के रिचुअल्स और बिलीफ अपना लेता है, उस प्रोसेस को सांस्कृटाइजेशन कहते हैं। जैसे जो पूजा पहले सिर्फ ब्राह्मण करते थे उसे करना, जनेऊ धारण करना और भी कई चीज़ें। इसके अलावा जो दूसरी टर्म थी वो थी डोमिनेंट कास्ट। तो जब आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स किए गए और ज़मींदारों से ज़मीन लेके वापस किसानों को दी गई, जो नंबर में काफ़ी ज़्यादा थे, तब हमें बड़े चेंजेस देखने को मिले, स्पेशली गांव की साइड में। पहले इन लोगों की कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी, बट आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी में उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई और ज़मीन आने की वजह से पैसा भी आ गया और ये इंपॉर्टेंट लोग बन गए। तो इस इंटरमीडिएट कास्ट से पावरफुल बनने को डोमिनेंट कास्ट कहा गया। इस डोमिनेंट कास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स थे यादव, वोकालिगस, रेडीज, खामस, मराठास, जाट्स और पाटीदार्स। आज के टाइम पे क्योंकि अपर कास्ट पहले से ही अच्छी पोजीशन में थे, उनके लिए कास्ट सिस्टम इनविजिबल बन चुका है। बट जो लोअर कास्ट थे उनके लिए और विजिबल हो गया है, क्योंकि ना बस उनको अपनी पहचान बनानी है बल्कि सो कॉल्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी में सबके साथ compete भी करना है जो ऑलरेडी आगे लेवल पे हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस बना रखे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। आज जहां शहरों में हमें कास्ट सिस्टम का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, वहीं आज भी गाँव में कहीं ना कहीं ये अभी भी पनप रहा है और लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये थी बात कास्ट की। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है ट्राइब। तो ट्राइब का मतलब होता है कबीला, यानी लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो आज भी अपने हजारों साल पुराने कस्टम्स को फॉलो करते हैं और वैसे ही रहते हैं। इस टर्म को ब्रिटिश राज के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्हें जनरली डिफाइन किया गया कि ये क्या नहीं है। ये हिंदू या किसान नहीं है, ये किसी धर्म में बिलीव नहीं करते, इनका कोई पॉलिटिकल फॉर्म नहीं है, ये किसी क्लास और कास्ट में भी नहीं बटे हुए।
तो अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे हो, यानी इन्हें कैसे स्टडी किया जाए। तो इन्हें दो तरीकों से क्लासीफाई किया गया, परमानेंट ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स में आता है कि ये कहाँ रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं और दिखने में कैसे हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट्स में आता है कि ये अपना गुजारा कैसे करते हैं और हिंदू सोसाइटी के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। अब एक एक करके इन ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है परमानेंट ट्रेट्स। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये नॉर्मली पूरे इंडिया में फैली हुई है, बट हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं। जैसे 85% आदिवासी पॉपुलेशन मिडिल इंडिया में रहती है, वेस्ट में गुजरात और राजस्थान में, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं। 11% नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। और इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें ट्राइबल पीपल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ओवरऑल स्टेट पॉपुलेशन का 30% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और बाकी देश में ये ऑन एन एवरेज 12% से भी कम है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन। फिजिकल रेशियल टर्म्स में इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेग्रीतो, ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन और आर्यन। अगर आपको इन्हें याद रखने में परेशानी होती है तो इनका मतलब समझ सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये इंडो आर्यन और द्रविडियन मेनली इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस की जैसे। मोंगोलॉइड जो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रोलॉइड वो लोग हो गए जो ऑस्ट्रेलियन रीजन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और फाइनली नेग्रीतो वो लोग हो गए जो अफ्रीकन रीजन से एसोसिएटेड हैं। और अब अगर साइज की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे कम नंबर में ट्राइबल लोग हैं। सबसे बड़े जो ट्राइब्स हैं वो हैं गोंड, भील, संथल, राणा, मिनास, बोदोस और मुंडास। और इन सब की पॉपुलेशन एटलीस्ट 10 लाख है। और अगर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें से 8.2% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स की। इसमें जैसा कि मैंने बताया हम सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर इन्हें क्लासिफाई करते हैं। पहला, रोजगार के बेसिस पे, और इन्हें नॉर्मली फिशरमैन, फूड गैदरर्स और हंटर्स, किसान और इंडस्ट्री वर्कर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है असिमिलेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, यानी हिंदू समाज के लिए इनके क्या विचार हैं उसके बेसिस पे भी इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। कुछ ट्राइब्स को हिंदुइज्म पसंद है और कुछ को नहीं। बाकी की इंडियन पॉपुलेशन इन्हें हिंदू सोसाइटी के स्टेटस के हिसाब से भी देखती है, और बहुत रेयर केस में ही इन्हें हाई स्टेटस मिला है, वरना जनरली इन्हें लो स्टेटस ही असाइन किया गया है। 1960s में इस टॉपिक पे बहुत डिबेट हुई कि इन ट्राइबल्स को सोसाइटी में कहाँ प्लेस करें। क्या ये हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है उसी का एक्सटेंशन है या फिर अलग ये ग्रुप है। तो जो लोग बोलते थे कि ये कास्ट सिस्टम का ही एक्सटेंशन है वो कहते थे कि हिंदू पीजन कास्ट में और इन ट्राइबल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रिसोर्स ओनरशिप का फ़र्क है। यानी ये लोग किसी चीज़ पे एक अकेले इंसान का नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का हक मानते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट करने वाले बोलते थे कि भाई कास्ट सिस्टम से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनके बीच कुछ प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए इन्हें कास्ट सिस्टम से नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसी डिबेट के चलते ट्राइब की जितनी भी डेफिनेशन थी वो सारी गलत साबित होती गई। प्लस पेजेंट्री और ट्राइब के बीच का डिस्टिंक्शन भी जस्टिफाइड नहीं लगा, क्योंकि कई ट्राइब्स जैसे संथल, गोंड्स और भील्स बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे, वहीं मुंडास और होस एक जगह खेती करते थे। ऐसे ही बिहोर्स शिकार के थ्रू रोजगार चलाते थे और स्पेशलाइज्ड चीज़ें बनाते थे जैसे बास्केट्स और तेल। इसी डिबेट के चलते कई किताबें लिखी गईं जिनमें बताया गया कि कैसे ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी में एब्जॉर्ब किया गया ओवर द टाइम। इनमें से हमने संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा कई ट्राइब्स को हिंदू कास्ट सिस्टम में शूद्र की जगह दी गई जब लोगों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया या जंगलों को काट दिया। और तीसरा था ए कल्चरेशन, यानी धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम कल्चर को अपना लेना। अब इस बात पे अभी तक डिबेट होती है कि क्या ट्राइबल से उनकी आइडेंटिटी छीनना सही था या फिर हमने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि एक टाइम पे ट्राइबल्स काफ़ी पावरफुल थे, बट टाइम के साथ साथ वो चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं बाकियों ने उनका फ़ायदा उठाया और उन्हें ऑप्रेस किया। अब बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उनका क्या एटीट्यूड था इन ट्राइबल्स के लिए।
ये आदिवासी मेनली फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने देखा कि इंडियन फॉरेस्ट में कितने रिसोर्सेज हैं, उन्होंने कई ट्राइब्स को उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया फॉरेस्ट रिसोर्सेज और माइनिंग के लिए। ऐसे ही जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो भी इनकी ज़मीन कम होने लगी, क्योंकि बाहर से लोग आके इनके एरिया में सेटल होने लगे और ये अपनी ज़मीनें खोने लगे। जब इन लोगों ने विरोध किया ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीम्स निकाली। जैसे उन्होंने कुछ एरियाज़ को एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड डिक्लेयर कर दिया, जिसमें बाहर के लोग अलाउड नहीं थे, और गवर्नमेंट इन एरियाज़ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल करती थी, जैसे वहीं के लोकल लीडर के थ्रू। बट इन सब में मेन प्रॉब्लम हमेशा से यही रही थी कि मेन स्ट्रीम लोगों ने इन आदिवासियों को हमेशा अपने मतलब के लिए ही यूज़ किया, और इन्हें अपनी सोसाइटी में भी अपनी कंडीशंस पे एक्सेप्ट किया। इनसे इनकी ज़मीनें छीनी और जंगल छीने, सब डेवलपमेंट के नाम पे। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आइसोलेशनिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट की डिबेट क्या थी। तो इसका सिंपल मतलब है कि आइसोलेशनिस्ट वो लोग थे जो बोलते थे कि हमें इन ट्राइब्स को अकेला छोड़ देना चाहिए और इन्हें हिंदुइज्म में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ये अपने कल्चर को संभाल के रख पाएं। वहीं इंटीग्रेशनिस्ट वो लोग थे जो बोलते थे कि ये हिंदू ही हैं, इसलिए इन्हें समाज में अपनाना चाहिए और वही फ्रेमवर्क अप्लाई करना चाहिए जो हम बाकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए करते हैं। आइसोलेशनिस्ट में मेन लीडर थे वेरियर एल्विन, और इंटीग्रेशनिस्ट में मेन लीडर थे जीएस घुरिये। अब बात करते हैं कि कैसे हमने नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे ट्राइबल डेवलपमेंट को नज़रअंदाज किया। खास तौर से नेहरूवियन एरा में, यानी चाचा डी के टाइम पे, देश की डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, फैक्ट्रीज बनाई गई, माइंस बनाई गई, और इस सब का नेगेटिव असर इन ट्राइबल्स पे हुआ। इन्हें अपनी जगह से हटाया गया और इनके रिसोर्सेज छीने गए। इस सब से मेन स्ट्रीम लोगों का तो फायदा हुआ, बट इनका नुकसान हुआ। ऐसे ही जंगलों में इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो जो इनके रोजगार का मेन जरिया था वो भी इनसे छीना गया। इसके अलावा इनके एरिया में नॉन ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे इनके अपने कल्चर और आइडेंटिटी को खतरा है। आज के टाइम पे इन ट्राइब्स की आइडेंटिटी को मेन स्ट्रीम लोगों के जरिए समझा जाता है, और यूजुअली मेन स्ट्रीम लोगों के साथ इनका इंट्रैक्शन अपने फ़ायदे के लिए ही हुआ है। टाइम टू टाइम हमने देखा है कि इन ट्राइब्स ने विरोध किया है नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के कंट्रोल का, और इसी वजह से हमें नक्सलवाद देखने को मिलता है, जहां ये ट्राइबल्स हथियार उठा लेते हैं अपने हक के लिए, और इससे देश की इकॉनमी और लोगों का भारी नुकसान होता है। आज भी मणिपुर और नागालैंड स्टेट्स को डिस्टर्ब्ड एरियाज का स्टेटस दे रखा है, एंड वहाँ के लोगों के पास बाकी सिटीजन्स जैसे राइट्स नहीं हैं। प्लस वहाँ आफ्सपा लगा रखा है, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके अंदर आर्मी को पावर है जगह को कंट्रोल में रखने की। बट इतनी नेगेटिव चीज़ों के बाद कुछ पॉजिटिव्स। आज के टाइम पे आदिवासी पॉपुलेशन में लोग एडुकेट हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में प्रोमिनेंट पोजीशन ले रहे हैं। प्लस इनके लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाई थी गवर्नमेंट ने, उनका भी इन्हें अच्छा फ़ायदा हो रहा है और ये समाज में ऊपर आ पा रहे हैं। अब फाइनली इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, फैमिली एंड किनशिप। तो फैमिली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि हम खुद एक परिवार का हिस्सा हैं, तो हमें उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। बट हर फैमिली एक जैसी नहीं होती, कुछ में मेंबर्स अलग होते हैं और कुछ में उनके रिलेशनशिप अलग होते हैं। तो इसीलिए फैमिलीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। किनशिप बेसिकली फैमिली का ही बड़ा पार्ट है, जिसमें आपके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, उन्हें ही हम किन बोलते हैं। अब इन फैमिलीज़ के टाइप भी देख लेते हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, यानी जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। यहाँ साथ में ग्रैंड पेरेंट्स या बाकी रिलेटिव्स नहीं होती, सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे। एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जहाँ 2 से ज़्यादा जनरेशन्स रहती हैं, जैसे घर में आप, आपके पेरेंट्स और आपके दादा दादी, या आपके चाचा और ताऊ। ये हमें कई जगह देखने को मिलती है, बट ये डोमिनेंट फॉर्म नहीं है फैमिली की इंडिया में, खास तौर से आज के टाइम पे जहाँ जॉब्स की वजह से लोग अलग अलग जगह रहते हैं। इसके अलावा फैमिली को पैट्रियार्कल और मेट्रियार्कल फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। पेट्रियार्कल फैमिली में मेल्स के हाथ में अथॉरिटी होती है, और मेट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल्स के हाथ में घर का कंट्रोल होता है। एंड एक्चुअल में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि फीमेल्स के हाथ में कंट्रोल हो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी मेनली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। बट हाँ,
हमें मेट्रिलिनियल सिस्टम देखने को मिला है जिसमें प्रॉपर्टी बेटे की जगह बेटियों को ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।